दोस्तों, नेट एफडीआई भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो 96.5% गिर गया है ना। एक बड़ी आर्थिक दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करते हैं उनको भी ये जानना चाहिए कि ये एफडीआई क्या होता है और ये कैसे गिर गया है, क्या कारण है। ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आज देखेंगे और देखेंगे कि क्यों ये नेट एफडीआई गिर गया है और अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ में रोज नए नए इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग आते रहेंगे। तो आरबीआई का जो डेटा रिलीज हुआ है वो ये कहता है कि 2024-25 के अंदर 2024-25 के अंदर जो शुद्ध एफडीआई है, नेट एफडीआई है, वो भारत में गिर गया है। और वो कितना परसेंट गिरा है? वो 96.5% गिरा है। और 96.5% में उसकी गिरावट हुई है। हालांकि भारत में जो ग्रॉस एफडीआई है, यानी कि जो टोटल एफडीआई भारत के अंदर आया है वो तो बड़ा है, लेकिन नेट एफडीआई है वो गिर गया है। तो आखिरकार ये नेट एफडीआई जो है वो क्यों गिर गया है और ये नेट एफडीआई होता क्या है, जरा उसको देखते हैं। पहले तो ये पता लगाना है कि ये कितना पहुंचा है। ये 353 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यहां मैं बात कर रहा हूं मिलियन डॉलर की, है ना। इसका मतलब ये बहुत तेजी से गिरा है। अगर मैं 96.5% की बात कर रहा हूं तो ये वृद्धि, ये गिरावट बहुत ज्यादा है। तो ये गिरावट के कारण क्या है और इसको इसको उसका मेन कारण क्या है वो देखना है। और ये भी देखना है कि इस गिरावट के पीछे जो नेट एफडीआई की परिभाषा है, कहीं वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन तो नहीं है। जरा देखते हैं। तो नेट एफडीआई किसको कहते हैं? जो भारत में शुद्ध एफडीआई हुआ है, मान लीजिए टोटल एफडीआई हुआ है, उस टोटल एफडीआई में से जो भारत में विदेशी कंपनी आई थी और वो वापस प्रॉफिट बाहर ले गई, उसको घटा दो। और जो भारतीय कंपनियों ने देश से बाहर निवेश किया है फॉरेन करेंसी में, उसको भी घटा दो, तो उसको बोलते हैं नेट एफडीआई। उदाहरण के लिए अगर हम इस यहां पर इसको देखना चाहें, मान लीजिए कि भारत में $100 का ग्रॉस एफडीआई हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि $100 का क्या है? ग्रॉस एफडीआई। टोटल एफडीआई कितना है? $100 का। अब जिन फॉरेन कंपनियों ने भारत में ये एफडीआई किया है वो यहां से $20 वापस अपने देश में ले गई। और ये कौन सी है? वही फॉरेन कंपनियां जो भारत में एफडीआई जिन्होंने किया था वो $20 वापस ले गई। और इंडिया की कंपनियां जो कि ग्लोबल तरीके से अपनी प्रेजेंस को आजकल दर्ज करा रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के अंदर हो, और अब तो हमारा ब्रिटेन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद और भी ज्यादा ये टेंडेंसी बढ़ेगी कि इंडियन कंपनियां देश से बाहर जाकर निवेश करें। तो ये जो देश से बाहर जाकर $30 अगर इन्होंने निवेश कर दिया तो ये इंडियन कंपनियों ने बाहर निवेश किया। तो नेट एफडीआई क्या होगा? इस ग्रॉस एफडीआई में से इन दोनों को जोड़कर घटा दिया जाए, यानी कि वो कितना होगा? $100 माइनस $20 माइनस $30 बराबर कितना होगा? $50। तो ये जो हमारे पास में आया है वो क्या कहलाएगा? नेट एफडीआई। ये नेट एफडीआई इंडिया के अंदर घटा है। और ये नेट एफडीआई घटना एक तरह से तो ये साइन बताता है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो देश से बाहर वापस पैसा ले जा रही है, अपने मुनाफे को कमाकर देश से बाहर ले जा रही है। और एक चीज और बताता है कि भारतीय कंपनियां भी देश से बाहर निवेश कर रही है। तो यही वो मूल कारण है जिसके कारण ये नेट एफडीआई जो है वो घटने जा रहा है। जरा इस ग्राफ से समझते हैं कि इंडिया में जो नेट एफडीआई पेंडेमिक के बाद में 2021 के बाद में किस तरह से नेट एफडीआई ग्रॉस एफडीआई का जो रिलेशनशिप रहा है उसको देखना है। देखिए भाई, यहां पर डॉलर है बिलियंस में, है ना। बिलियंस का मतलब हम बिलियन में उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर हम इन डॉलर इसके अंदर हमारे पास ग्राफ के अंदर हमारे पास चार प्रकार के वेरिएबल्स है, चार प्रकार के जिसको आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स है। पहला ग्राफ ये दिखाता है कि ग्रॉस इनफ्लो कितना हुआ है ना। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब टोटल इनफ्लो कितना हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर आए तो 40 बिलियन से लेकर ये लगातार बढ़ा है और बढ़ते 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 ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 25 तक आते आते ये 81 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ग्रॉस एफडीआई तो लगातार बढ़ रहा है। अब जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है जरा उसको ध्यान से देखिए। ये है वो है नेट एफडीआई इनटू इंडिया।
नेट एफडीआई जो है उसका ग्राफ। लेकिन उससे पहले हमको ये देख लेना चाहिए, ये जो तीसरा ग्राफ है, ये जो तीसरा ये लाइन है ब्लू वाली, ये क्या कहती है? आउटवर्ड एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स, भारतीय फर्म्स का बाहर कितना एफडीआई हुआ है। तो जरा इसको देखेंगे हम, तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में बहुत कम था। आप समझ पा रहे? वित्तीय वर्ष 2014 में ये बहुत कम था, फिर थोड़ा-सा बढ़ा, फिर गिरते 21 में ये पॉइंट आ गया और इसके बाद ये बढ़ता-बढ़ता कितना पहुंच गया है? 29.2%। यानी कि भारतीय फर्म्स ने जो बाहर एफडीआई किया है, वो तेजी से बढ़ा है। और अगर भारतीय फर्म्स जो बाहर एफडीआई करती है, वो अगर तेजी से बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा नेट एफडीआई घटेगा, क्योंकि ग्रॉस एफडीआई में से ये चीज घटती है। अब जो हमारे पास ये तीसरा ग्राफ है, ये क्या है? रेपिटेशन या डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी कंपनियों ने इंडिया से प्रॉफिट कमाया है, वो भी वो देश से बाहर ले जा रही है। तो ये जो तीसरा ग्राफ है, ये हमारे पास में आया, आकर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि ये कहाँ पहुंच गया है? 51.5%। यानी कि वो देश से बाहर जो प्रॉफिट कमाया, वो कितना बिलियन यूएस डॉलर ले गए? 51.5। ये कितना है? 29.2। और अगर अब जब हम नेट को देखेंगे, नेट एफडीआई का मतलब इस ग्रॉस एफडीआई में से ये दोनों फिगर अगर हम जोड़कर घटा दें, है ना, इस ग्रॉस एफडीआई में से ये दोनों फिगर अगर हम जोड़कर घटा दे, तो आपके पास में क्या आएगा? 0.4। ये 0.4 कैसे आया? 81 में से इसको और इसको घटाया, तो 81 में से अगर लगभग हम जो घटा रहे हैं यहाँ पे, वो 80 पॉइंट समथिंग घटा रहे हैं, 80.7 के करीब घटा रहे हैं, है ना। ये जो जोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा जी? 80.7। इसको जब हम इससे घटा देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा 0.4। यानी कि ये बिलियन में नहीं रहा, मिलियन में रह गया, 375 मिलियन यूएस डॉलर के करीब। तो ये जो नेट एफडीआई घटा है, इससे हमें दो चीजें देखने को मिलती है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके पास में कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर भारत में ग्रॉस एफडीआई बढ़ा है। यस, ये स्टेटमेंट सही है, ग्रॉस एफडीआई बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द एफडीआई कितना हो गया है। लेकिन नेट एफडीआई घटा है, और नेट एफडीआई घटने का मेन कारण क्या है? ये जो फॉरेन कंपनीज है, ये फॉरेन कंपनियां यहाँ से प्रॉफिट जो है वो कमाकर वापस अपने देश ले जा रही है। और उससे भी बड़ा कारण ये है कि ये इंडियन कंपनियां जो है वो बाहर, अपने देश से बाहर जाकर निवेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आने की टेंडेंसी नहीं घटी है, बल्कि विदेशी कंपनियों ने जो प्रॉफिट कमाया वो देश से बाहर ले जा रही है। और साथ साथ में भारतीय कंपनियां भी ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लोर करते हुए बाहर निवेश कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार नेट एफडीआई जो है वो भारत के अंदर बढ़ रहा है, घट रहा है, और जो ग्रॉस एफडीआई है वो भारत के अंदर बढ़ रहा है। अब जरा देखते हैं कि भारत में एफडीआई से संबंधित जो डेटा आते हैं, वो कहते हैं कि और किन किन क्षेत्रों में हमारे देश में एफडीआई आया है। तो आरबीआई का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आया है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आया है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के अंदर आया है, और साथ साथ में एनर्जी और कम्युनिकेशन के अंदर भी आया है। मतलब ये टोटल शेयर अगर इन 4-5 सेक्टर का मिला लिया जाए, तो वो 60% बैठता है। तो किन क्षेत्रों में ज्यादा आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, कम्युनिकेशन में आ रहा है, वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग इत्यादि में आ रहा है। और अगर हम देखें किन देशों से आ रहा है, तो सिंगापुर नंबर 1 है, मॉरिशस, यूएई और नीदरलैंड, और साथ साथ में यूएस। टॉप 5 देशों की अगर हम बात करें, तो आपको पहला देश दिखाई देता है मॉरिशस, सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा यूएई, चौथा दिखाई देता है नीदरलैंड, और पांचवा दिखाई देता है यूएस। ये पांचों देश मिलकर लगभग टोटल एफडीआई का 75% भारत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन देशों को भी आपको याद रखना है। अगर हम ध्यान से देखें कि इंडिया के नेट एफडीआई के अंदर जो मेन कारण है नेट एफडीआई गिरने का, वो मैं आपको बता चुका हूं, और वो कारण है भारतीय कंपनियों का बाहर फ्लो। अगर हम आगे देखें कि इंडिया के टोटल एफडीआई के अंदर किन किन देशों का मेन योगदान रहा है, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, सिंगापुर, उसके बाद यूएसए, यूएई, मॉरिशस और नीदरलैंड। तो याद रखिएगा, ये एफडीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो यूपीएससी के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।